हेलो एवरीबॉडी। जो अपने 2024 के प्रीवियस ईयर्स पेपर है 36 शिफ्ट वाले, उनका जो सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, उसमें अपन कौन से मुकाम पे आ गए ब्यास? 5वें पेपर पे, है ना। तो 10 सितंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन बनाने वाले हैं अपने अभी। और हमेशा की तरह आपको पता ही है, बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आपको सीधी सी बात है, पता ही है बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो ध्यान दीजिएगा और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चन शुरू करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चा इसने क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चा इसने क्या दे रखा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। बेटा सबसे पहला ही क्वेश्चन है वो पेरा जंबल का दे दिया इसने, है ना। तो अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर, हमें इन सभी को करेक्ट ऑर्डर में जमा करना है ना। बेटा बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ओ आर क्यू पी एस अपने को जमाना, सबसे पहले सेंटेंस शुरू किससे होता है? सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में एडवर्ब। बोले तो एस वी ओ सी ए, वी की जगह बेटा पी भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट ही उठा लो, तो सी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 1 नंबर पे, ठीक है ना। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आएगी? वर्ब। तो देखो बेटा ये बैक्ड शब्द है, ये क्या चीज है जिसमें ईडी जोड़ रखा है, तो ये वर्ब हो गई, है ना। ये वर्ब है तो ये अपना 2 नंबर पे चल जाएगा। तो आर के बाद में पी वाला ऑप्शन देखो कहां पर है। आर के बाद पी वाला ये रहा, आर के बाद पी वाला, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन और चाहिए तो और भी देख सकते हैं। जैसे चॉकलेट केक है, ठीक है ना। चॉकलेट केक है, इसकी विशेषता क्या बता रखी है? डिलीशियस है, तो इसके एस के पहले कौन जाएगा? ओ चला जाएगा। अच्छा चॉकलेट केक है, इसके पहले क्या लगा देंगे? ए का यूज कर देंगे। एजेक्टिव से पहले कौन जाएगा? आर्टिकल जाएगा, और एजेक्टिव के बाद में कौन जाएगी? नाउन जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ए डिलीशियस और चॉकलेट केक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई? अपना आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है बेटा, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलो देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना 2 देखते हैं भाई। क्या दे रखा है? पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन नंबर अपना 2 देखते हैं भाई। ये है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है ना। तो ये देखो क्या दे रखा है? विल बी डिलीवर्ड, विल बी डिलीवर्ड मोडाल, साथ में बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव है। एक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या लगाना पड़ेगा? मोडाल और बी हट जाएगा और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट आ जाएगी। तो बच्चा जिसमें डिलीवर्ड, इसकी पहली फॉर्म क्या हो जाएगी? डिलीवर आ जाएगी। पहली फॉर्म क्या हो जाएगी? डिलीवर आ जाएगी। तो जिसमें विल डिलीवर दे रखा होगा वो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा पोस्टमैन है, ये पहले आ जाएगा, और लेटर है ये बाद में चला जाएगा। तो देखो शुरुआत पोस्टमैन है और विल बी, विल के साथ पहली फॉर्म किस में दे रखी है बच्चा? ये रही, विल और डिलीवर दे रखा है ना। इसमें डिलीवर्ड लगा रखा है, गलत हो गया। इसमें हैव लगा रखा है, गलत हो गया। इसमें बी लगा रखा है, गलत हो गया। विल के साथ पहली फॉर्म एक ही ऑप्शन में दे रखी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है ना, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बेटा ये अंडरलाइन कर रखा है और हमें इसका बताना है एंटोनिम। अटरली का मतलब होता है बेटा टोटली, अटरली का मतलब होता है टोटली, कंप्लीटली, फुली, थोरोली, ठीक है, थोरोली, इन सभी का मतलब होता है टोटली। तो बेटा टोटली का उल्टा क्या हो जाएगा? ये तो टोटली दे ही रखा है पहले से ही, ठीक है। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अगर कोई चीज एक्सट्रीम पर चली जाए तो बहुत ज्यादा होती है, तो एक्सट्रीमली का मतलब सीवियरली, बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा करेक्टली है तो सही सही। अब टोटली का उल्टा क्या हो जाएगा? ये देखो मिनी लिखा हुआ, तो मिनी का मतलब ही क्या होता है? कम होता है। मिनिमम नहीं होता, मिनिमम होता है। तो मिनी की मिनी बस होती है, वो कैसी होती है? छोटी होती है। तो मिनिमली का मतलब होता है थोड़ा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई अपने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो भी शब्द दे रखा है बेटा हमें क्या उसका सिनोनिम बनाना है। पग्नेशियस झगड़ालू, क्वालसम क्या हो जाएगा? झगड़ालू, ठीक है। कैंटाकर्स, ठीक है। कंटेंशियस विवाद में उलझ जाने वाला, ठीक है ना।
अच्छा भाई, झगड़ालू का हमें बताना है सिनोनिम। सामने लिखा पड़ा ये देखो, बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट ऐसा ही एक शब्द होता है बेलिकोस, ऐसा ही एक शब्द होता है बेलिकोस। इसके शुरुआत में क्या दे रखा है, बेल, और इसके शुरुआत में क्या दे रखा है, बेल। आप बेल को याद रखो, बेल होता है वो हमेशा भड़का रहता है, मारने के लिए पीछे दौड़ता है ना। तो बेलिकोस और बेलिजेरेंट का मतलब ही क्या होता है, झगड़े से संबंधित, लड़ाई से संबंधित ये शब्द है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अलाई का मतलब क्या होता है, दोस्त, फ्रेंड, ठीक है ना। और जो फ्रेंड होता है उनके साथ हमारा क्या हो सकता है, अलायंस हो सकता है, अलायंस हो सकता है, समझौता हो सकता है। तो बेटा अलायंस होने के लिए पहली शर्त ही क्या है कि वो हमारा अलाई होना चाहिए, वो हमारा फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है ना। स्लाई और डॉगमेटिक। स्लाई का मतलब क्या होता है भाई, कनिंग और डिसीटफुल, कनिंग और डिसीटफुल, डिसीटफुल धोखे से भरी हुई चीज, ठीक है ना। अगर कोई आपकी तरफ स्लाई स्लाई अगर कोई बंदा आपकी तरफ स्माइल कर रहा है लेकिन उसकी स्माइल है कैसी, स्लाई है, तो मतलब वो उसमें कुछ बेईमानी छुपी हुई है, कुछ ना कुछ, है ना। मतलब कोई बॉलर है और उसने बॉल फेंकी, ठीक है ना, बैट्समैन बाल बाल बचा आउट होने से, तो वो बैट्समैन की तरफ स्लाई स्माइल दिया उसने, तो कैसी स्माइल है, ईमानदारी वाली नहीं, उसके मन में है कि तू बच गया, आउट होने वाला था अभी अभी, तो उसको बेटा स्माइल स्लाई बोलते हैं। स्लाई किससे भरा हुआ, चालाकी से और धोखे से भरा हुआ, ठीक है ना। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक को कैसे याद रख लो, हमारा डॉग है वो हम जहां भी जाते हैं हमारे पीछे पीछे चलता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा डॉग है वो हमारी हर बात, हमारे हर तरह से हमारा हमको फॉलो करे। तो डॉगमेटिक का मतलब ही क्या होता है, कोई आदमी अपने बिलीव्स को इतना सही माने और वो उम्मीद करे कि लोग मेरे हर सिद्धांत को, हर नियम को फॉलो करे, है ना। तो इसका मतलब होता है असर्टिव, इसका मतलब होता है असर्टिव, इसका मतलब होता है इंपैरेटिव, इंपैरेटिव, यानी आपकी कोई भी बात को लोग क्या मान के चले, इंपैरेटिव मान के चले कि करना ही चाहिए। असर्टिव मतलब ये इसने बोल दिया तो ये तो एकदम सही है, इसको तो करना ही चाहिए, तो ऐसी चीज को बोलते हैं डॉगमेटिक, डॉगमेटिक, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना। किसके लिए बेटा, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें शब्दों का समूह दे रखा है उसके लिए, है ना। तो एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस, प्लेस लेकिन इमेजिनरी है, काल्पनिक है, या एक अवस्था ऑफ अटर परफेक्शन। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, अटरली, अटरली का मतलब क्या था, टोटली, तो फिर अटर का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल, अटर का मतलब क्या बन जाएगा, टोटल। जहां पर टोटल परफेक्शन है और हैप्पीनेस है, एक ऐसी काल्पनिक जगह है जहां पर खुशियां ही खुशियां है, कोई दिक्कत नाम की चीज है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं बेटा यूटोपिया, उसको क्या बोलते हैं, यूटोपिया। यूफोरिया, परमानंद, किसी शब्द के पहले ईयू लिखा आ जाए ना, किसी शब्द के पहले ईयू लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है बेटा अच्छा। दो शब्द लिख के छोड़ रहा हूं, घर पे जाके आज आपने देखने हैं, एक तो यूलोजी, यूलोजी, ठीक है ना, और दूसरा यूफोरिया, तो ये दे ही रखा है इसने, हाँ यूलोजी, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है परमानंद, सुप्रीम ब्लिस, सुप्रीम ब्लिस, परमानंद, परमानंद, ठीक है ना। यूफोरिया मतलब भयंकर वाली खुशी, भारी वाली खुशी, सुप्रीम ब्लिस। इनफर्नो, नरक, हेल, या एक ऐसी आग जिसको बेटा बुझाना, शांत करना मुश्किल हो जाए, तो ए लार्ज फायर, ए लार्ज फायर, एक बहुत बड़ी आग, दैट कांट बी कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको शांत नहीं किया जा सकता, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, इनफर्नो। इनफर्नो का मतलब होता है अपन बोलते हैं ना, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, दोजख में जाओ, उसको इनफर्नो बोलते हैं, दोजख या नरक, ठीक है। डिस्टोपिया, बेटा यूटोपिया का जस्ट उल्टा डिस्टोपिया, यूटोपिया का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, डिस्टोपिया। तो मतलब क्या बन जाएगा, एक इमेजिनरी प्लेस जहां पर क्या चीज है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, और जहां पर टोटली क्या चीज है, अनहैप्पीनेस है, टोटली अनहैप्पीनेस है, उस जगह को बोलते हैं डिस्टोपिया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर बच्चा क्या बन गया, यूटोपिया, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बच्चा अपना 6 क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन बोल्ड। कोई फ्रेज है जिसको बोल्ड कर रखा है और हमें उसका मीनिंग बताना है। तो फ्रेज तो बेटा ये है, कुक योर गूज, लेकिन इसको बोल्ड नहीं कर रखा, ठीक है ना। तो कुक का मतलब होता है पकाना, और गूज का मतलब होता है हंस, और गूज का अगर बहुवचन बनाना है तो क्या बना लो, गीज, जंगली बतख, बेटा जंगली बतख होती है उसको गूज बोलते हैं, इसका बहुवचन बनाना है तो गीज। मान लेते हैं
आपने बतखें पाली, गूज पाले, किस लिए? कि मैं बड़े पैमाने पर इनका बिजनेस करूंगा, मतलब बिजनेस के पर्पज से, जैसे लोग पोल्ट्री फार्म बनाते हैं वैसे। लेकिन किसी ने क्या किया, यूर सो कॉल्ड फ्रेंड, आपके दोस्त ने क्या किया, खूब पका के खा गया, किसको? आपके उस गूज को। तो उसने आपके काम में फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया, घाटा पहुंचाया आपको। तो उसने क्या किया, समथिंग डिवेलप कर जाती है कंप्लीटली ना बेटा, डिवेलप नहीं कर रही। टू इंटरफेयर विद, ना बेटा इंटरफेयर नहीं करना। टू कंप्लीट ए लॉट ऑफ वर्क, इंटरफेयर विद, हाँ इंटरफेयर करना, सही बात है भाई। और डिसरप्ट का मतलब बिगाड़ कर देना, बर्बाद कर देना। रूइन का मतलब बर्बाद कर देना, समथिंग, किसी चीज को, फॉर समवन, किसी के लिए, यही बनेगा भाई। किसी के अच्छे खासे चलते हुए काम में इंटरफेयर करना, डिसरप्ट कर देना उसके काम को, रूइन कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है ना। और किसी बंदे के लिए, यही आंसर बन जाएगा। अच्छा, कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम कंप्लीट कर देना, नहीं बेटा ये नहीं बनेगा। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, नहीं, बहुत सारा टाइम और एनर्जी बिताना, ये मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, इंटरफेयर करना, डिसरप्ट कर देना और रूइन कर देना किसी चीज को, किसी बंदे के लिए, ठीक है ना। तो अपना आंसर भी यही बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम, ठीक है बच्चा। रिजीबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो हंसी, जिसको देखकर हंसी पैदा हो जाए, कॉजिंग लाफ्टर, ठीक है। मतलब ऐसा माहौल या ऐसी बात जिसकी वजह से हमें हंसी आ जाए, ठीक है ना। ल्यूडिक्रस चीज, ल्यूडिक्रस, ठीक है। इसके अलावा जिसको ह्यूमरस बोल सकते हैं, ह्यूमरस, ठीक है ना। इसके अलावा रिडिकुलस बोल सकते हैं जिसको, रिडिकुलस, रिडिकुलस। इन सभी का मतलब क्या होता है बेटा, फनी चीजें, फनी चीजें जिसको देखकर हमें हंसी आ जाए, उनको बोलते हैं बेटा रीजिबल, ठीक है ना। अब हमें इसका बताना है उल्टा, है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा भाई, हंसी लाने वाला का उल्टा तो क्या हो जाएगा बेटा, सीरियस हो जाएगा। फिर ये तो सीरियस हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है ना। ड्रोल का मतलब भी वही होता है भाई, ड्रोल का मतलब भी वही होता है, फनी। ड्रोल का मतलब क्या होता है, फनी और ह्यूमरस, जो हास्य पैदा कर दे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है चक्कर आना, फीलिंग गिडी का मतलब होता है डीजी, डीजी। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको ये लगे कि आपको राउंड फील हो रहा, यू फील राउंड, तो उसको क्या बोलते हैं, गिडी। और इसी को क्या बोल सकते हैं, डीजी। आई एम फीलिंग डीजी, जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं तो आई एम फीलिंग डीजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसको बेटा ये नहीं बना सकते कि माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स, माई हेड इज ईटिंग सर्किल्स, मेरे सिर में चक्कर आ रही है, नहीं। आई एम फीलिंग डीजी। और डीजी की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, गिडी भी कह सकते हो। क्यूरियस, जानने के लिए उत्सुक, किसी बात को जानने के लिए रेडी, रेडी टू, रेडी टू लर्न और नो न्यू थिंग्स, ठीक है ना। नई नई चीजें सीखने और जानने के लिए मतलब ईगर होना, ईगर, रेडी या ईगर भी कह सकते हैं जिसको, ईगर होना, उत्सुक होना, तो उसको बोलते हैं क्यूरियस। क्यूरियस आदमी में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अपना 8 क्या बोल रहे हैं, व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन। बाइट और बुलेट, बाइट का मतलब दांतों से काटना, और बुलेट मतलब आपको पता ही है, जो गन होती है, रिवॉल्वर होता है, उसके अंदर बुलेट डालते हैं ना। अगर कोई आदमी बुलेट को काटने की सोचे, दांतों से काटने की सोचे, तो कोई इजी काम कर रहा है या मुश्किल काम कर रहा है, बहुत जोखिम वाला काम कर रहा है ना, बहुत मुश्किल काम कर रहा है। तो गिव एडवाइस गलत हो जाएगा, इंजॉय गलत हो जाएगा, फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना और बड़ी हिम्मत के साथ, और अवॉइड बचना, कन्फ्रंटेशन, मुठभेड़ या आमना सामना। कन्फ्रंट करने का मतलब किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो, सामना हो, मुठभेड़ हो, उससे अवॉइड करना। तो बेटा यही बन जाएगा, क्योंकि बुलेट जो गोली है वो कैसी सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है ना। और आप उसको काटने को तैयार बैठे हो दांतों से, तो इसका मतलब आप उसका सामना करने को भी तैयार बैठे हो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। बच्चा जो ये अंडरलाइन करे हुए शब्द है, इनको हमें देखना है ना। तो ही वॉज एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन, गैर जिम्मेदार आदमी था। टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, किस मामले में, जिम्मेदारियां लेने के मामले में। तो बेटा टू द मैटर होता है, इन द मैटर होता है। जैसे
डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर, इंटरफेयर टू दिस मैटर या इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, ठीक है ना। दिस की जगह आप क्या लगा सकते हो, दे भी लगा सकते हो, क्योंकि दिस का मतलब वो चीज डेफिनाइट है कि इनडेफिनाइट है, डेफिनाइट है, तो डेफिनाइट के साथ तो फिर आप दे भी लगा सकते हो। तो बेटा टू द मैटर की जगह क्या होना चाहिए, इन द मैटर, क्या हो जाएगा, इन द मैटर। ही वॉज एन इररेस्पॉन्सिबल पर्सन, वो गैर जिम्मेदार आदमी था, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, किस मामले में, जिम्मेदारियां उठाने के मामले में। टेकअप का मतलब टेकअप रेस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदारी उठाना, इस मामले में वो बंदा कैसा है, इररेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल होता तो जिम्मेदारी लेने को तैयार होता, इररेस्पॉन्सिबल है तो गैर जिम्मेदार आदमी है, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अभी क्या दे रखा है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक, हमें सही स्पेलिंग देखनी है बेटा। सुबीर लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव फॉर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस, तो क्या हो जाए, इसका बेटा स्पेलिंग याद रखो, रिपरकशन, REPER, रिपर, ठीक है ना, कशन CUSSIO, रिपरकशन। रिपरकशन को कैसे याद रख लो, या फिर री को याद रख लो, री तो है ही, परकशन कैसे बना लो, PER पर, और CUSSIO एन, रिपरकशन। और रिपरकशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे परिणाम निकले जो खराब हो, आपके लिए नुकसानदायक परिणाम हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिपरकशन बोलते हैं उसको, रिपरकशन बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, रिपरकशन वाला बेटा ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ बेटा, वर्ब के अलावा किसी चीज पे ज्यादा ध्यान मत दो। तो मोडाल के साथ हमें क्या दे रखी है, वर्ब की पहली फॉर्म। अब पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, मोडाल प्लस बी, और साथ में हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो बेटा किस में दे रखा है, इलेक्टेड, ये तो गलत हो गया, ठीक है। विल बी इलेक्टेड, ये रहा। अच्छा, शेयर होल्डर से हैव इलेक्टेड, हैव का तो बेटा कोई मतलब ही नहीं बनता, और विल बी इलेक्टेड, है ना। अब करना क्या है, जो वर्ब से बाद, अब इसमें सबसे पहले तो ये देखो, इलेक्ट करने का काम किसने किया, शेयर होल्डर्स ने, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। इलेक्ट किया किसको, किसको इलेक्ट किया, हिम को, तो बच्चा ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इस शब्द को यहां से हटा दूं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम, क्या इलेक्ट करेंगे, सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। तो ये वाला शब्द ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने में मदद कर रहा है। और जो शब्द किसी सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने में हेल्प करते हैं वो कौन होती है बेटा, कॉम्प्लीमेंट। कौन है ये, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इस डायरेक्टर, इस ए डायरेक्टर का यूज मैं इस हिम के लिए कर रहा हूं या फिर इस शेयर होल्डर के लिए कर रहा हूं, बेटा हिम के लिए कर रहा हूं, और हिम है कौन, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए बेटा ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये है बेटा अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं लिखूं आई एम एन इंजीनियर, ठीक है बच्चा, अगर मैं यहां पर फुल स्टॉप लगा दूं तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बनेगा, आई एम का कोई मीनिंग बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला शब्द क्या काम कर रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने में मदद कर रहा है। तो ये शब्द यहाँ पर क्या चीज है बेटा, कॉम्प्लीमेंट है। ये शब्द यहाँ पर क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, इस इंजीनियर का यूज किसके लिए हो रहा है, आई के लिए, और आई कौन है इस वाक्य का, सब्जेक्ट है, तो इसलिए बेटा ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये बन गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें एक बात का पक्का पता है कि जब पेसिव वॉइस बनाओगे, अगर आप पेसिव वॉइस बनाओगे, ये कौन था हमारा ऑब्जेक्ट, ये कौन है हमारा कॉम्प्लीमेंट। बच्चा पेसिव वॉइस कभी भी कॉम्प्लीमेंट से शुरू नहीं होता, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो सेंटेंस हमारा शुरू किससे होगा, भी ही से शुरू होगा, है ना। विल बी इलेक्टेड ये रहा, और विल बी इलेक्टेड ये रहा, और दोनों की शुरुआत में क्या दे रखा है, ही दे रखा है। अब यहां पर तो ए डायरेक्टर दे रखा है और यहां पर एज डायरेक्टर दे रखा है ना। तो बेटा एज वाला उत्तर नहीं होगा, ये वाला उत्तर बन जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों होता है। यहां पर वर्ब क्या दे रखी है, इलेक्ट। कुछ वर्ब है, अपॉइंट, अपॉइंट, कॉल, कंसीडर, चूज, इलेक्ट, सिलेक्ट, नेम, थिंक, ठीक है बेटा। इन वर्ब्स के साथ हमें एज का यूज
इनके बाद एज का यूज नहीं करना। अब मैं 4-5 वर्ब आपको लिखा रहा हूं जिसके बाद में एज का यूज करना है, जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब, नो, रिगार्ड, ट्रीट, व्यू, ठीक है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, ठीक है बच्चा, इनके बाद में हमें एज का यूज करना है। तो इसलिए बेटा इसने देखो इलेक्ट वर्ब के बाद में एज लगा रखा है, इसलिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये वर्ब है ना पेपर में बहुत काम आती है, बहुत काम आने वाले शब्द लिखाए हैं, तो इन पे ध्यान देना, इनको याद करना, ठीक है ना। चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कोई वर्ड है उसको अंडरलाइन कर रखा होगा और हमें उसका एंटोनिम बताना है भाई। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, ज्यादातर फ्लावर क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं, कब, स्प्रिंग में, स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं। ब्लूम करने का मतलब होता है बेटा खिलना, ब्लॉसम करना, क्या करना, ब्लॉसम करना, खिलना। तो खिलने का उल्टा क्या होता है बेटा, मुरझाना, क्या करना, मुरझाना, ठीक है ना। मुरझाने के लिए क्या शब्द होता है, ब्लंट करना, ठीक है ना, विदर करना, विदर कर जाना, विदर अवे, विदर के साथ अवे भी लगा सकते हो, विदर अवे, ठीक है ना। तो बच्चा इसमें देखो, ये देखो कहां पर दे रखा है, विदर दे रखा है, ये रहा विदर, विदर अवे मुरझा जाना। फ्लोरिश, फलना फूलना, थ्राइव करना, फलना फूलना, ग्रो करना, ठीक है। अच्छा, ब्लॉसम का बेटा हमें पता ही है, ब्लॉसम और ब्लूम दोनों का मतलब खिलना। फ्लश, फ्लश का मतलब होता है शर्म आ जाना, ब्लश कर जाना, ठीक है ना। टू बी रेड, लाल हो जाना, आपका चेहरा लाल हो जाए शर्म की वजह से, उसको फ्लश करना भी बोल सकते हैं, ब्लश करना भी। अच्छा, एक फ्लश पानी वाला भी होता है ना, वॉशरूम वगैरह में जो पानी के लिए होता है ना फ्लश करना, उसको भी फ्लश करना बोल सकते हैं। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ब्लूम का उल्टा विदर हो जाएगा। विदर के साथ साथ मैं आपको 2-3 शब्द और बताना चाहूंगा। एक होता है वेदर, एक होता है वेदर, ठीक है ना। तो ये भी देखना है, एक होता है वेदर, एक होता है वेदर, WEATHER, इसका भी ध्यान देना है। इस वेदर का मतलब मौसम होता है, और इस वेदर का मतलब होता है जब हमारे पास कोई 2 ऑप्शन में से एक चुनना हो, जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वेदर ही विल कम और नॉट, कि वो आएगा या नहीं आएगा। जब सिचुएशन कैसी क्लियर हो या डाउटफुल हो, जब डाउटफुल कंडीशन हो तब हम इस वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अपना है 13। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, बेटा अंडरलाइन किसको कर रखा है, बैरन को। बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, ठीक है। अच्छा, अनप्रोडक्टिव, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब देखो इसका बताना है हमें उल्टा। इधर सर ये तो भैया इसके ऑप्शन ही गलत है, एक भी सही नहीं है इसका। बेरन का अगर हमें बताना है उल्टा, तो बेरन के उल्टे पता है क्या क्या हो सकते हैं। बेरन का उल्टा हो सकता है सेकंड, उपजाऊ, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, ठीक है ना। फर्टाइल, 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 ठीक है ना। फर्टिलिटी, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, और अनउपजाऊ के लिए बेटा क्या हो सकता है, इनफर्टाइल भी हो सकता है, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। आगे बात समझ में। तो बच्चा इनमें से एक भी हमारा आंसर है नहीं है, इनमें से एक भी हमारा आंसर नहीं है, बस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। बेरन का मतलब होता है बंजर, बंजर के लिए क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है, अनप्रोडक्टिव हो सकता है, सॉरी इनफर्टाइल अपने लिख भी चुके थे। अच्छा, उपजाऊ के लिए क्या हो सकता है, फेकंड, फेकंड का मतलब उपजाऊ, प्रोडक्टिव का मतलब भी उपजाऊ, और फर्टाइल का मतलब भी उपजाऊ, लेकिन इनफर्टाइल है तो क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाएगा। बेटा ये गलत हो गया, इनमें से एक भी शब्द है वो हमारा इसका एंटोनिम हो नहीं सकता, ठीक है ना। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. हमें एक सेंटेंस दे रखा है बच्चा, और हमें क्या बताना है, इसमें कोई एरर बतानी है ना। तो नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग, और ये गुलमर्ग है कहां पर, कश्मीर में। बेटा बहुत इजी सवाल दे दिया। सो के साथ में एज दे रखा है, या तो आपको क्या दे रखा हो, एज एज दे रखा हो, और या आपको क्या दे रखा हो, सो एज दे रखा हो। बच्चा बीच में डिग्री सिर्फ और सिर्फ कौन सी आ सकती है,
पॉजिटिव डिग्री आ सकती है, बीच में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आ सकती है ना। तो बेटा बेटर का जन्म किससे हुआ है? गुड से हुआ है। बेटर का जन्म किससे हुआ? गुड से, है ना। तो देख लो भाई कौन सा है, यही वाला ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अपन एज भी लगा सकते हैं, यहाँ पर अपन क्या लगा सकते थे? एज भी, क्योंकि इधर क्या दे रखा है? नो बोले तो नेगेटिव वर्ड, यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड दे रखा है। तो बच्चा अगर कोई नेगेटिव वर्ड दे रखा हो ना, तो आप सो एज भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो एज एज भी लिख सकते हो। लेकिन अगर इधर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं हो तो आप सो एज नहीं लिख सकते। जैसे जैसे आई एम सो गुड एज यू, है ना। अब बच्चा ये सो हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसके पहले कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो हमें यहाँ पर हर हाल में एज ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चा लोग अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर अपने 15 पे चलते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। बच्चा हमें कोई वर्ड्स है उनको अंडरलाइन करके दे रखा है, और हमें इसको फिर क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, बदलना है। किन से? इनसे बदलना है ना। तो रेयर स्पेसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली, वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाई स्टेला। अच्छा वर क्या चीज है भाई? यहाँ पर वर क्या चीज है? वर्ब, है ना। और बच्चा वर्ब के बाद में अगर आएगा, वर्ब के बाद में आएगा तो एडवर्ब आएगा, तो क्विकर थोड़ी ना आएगा। जैसे क्विक शब्द क्या चीज है? क्विक, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो क्विकर, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो ईएसटी। लेकिन ये है क्या? एडजेक्टिव है। ये शब्द है क्या चीज है? एडजेक्टिव है। बच्चा हमें एडवर्ब चाहिए, तो हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? क्विकली बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो बच्चा इसमें देख लो वेरी क्विकली वाला कहां पर है? वर वेरी क्विकली स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स की प्रजाति, और जो कैसी है? वेरी क्विकली। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर टू वाला क्यों नहीं हो सकता भी? फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली के पहले टू क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इधर भी कोई नाउन है और इधर भी कोई नाउन है, तो दोनों, जैसे लेग है और इधर क्या लिखा है? टेबल है। तो बेटा लेग टू टेबल होती है या लेग ऑफ टेबल होती है? मेज की टांग। तो इसी प्रकार मेंढक की प्रजाति, इसलिए यहाँ पर ओ वाला ही सही रहेगा इसमें, ठीक है ना। और क्विकर है वो किस में चेंज हो जाएगा? क्विकली में चेंज हो जाएगा। क्विकली क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि वर्ब के बाद किसकी जरूरत होती है? वर्ब के बाद किसकी जरूरत होती है? एडवर्ब की जरूरत होती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो द रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। अच्छा इसमें एक चीज और भी है भाई, ये देखो वर्ब दे रखा और साथ में ये क्या दे रखा है? आइडेंटिफाइड। ये देखो मेन वर्ब दे रखी, और ये इधर क्या दे रखी है? हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ना। अच्छा एडवर्ब को आप चाहो तो हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों के बीच में भी रख सकते हो। जैसे आई वॉज कंप्लीटली, या आई वॉज वेल नोन टू माई फ्रेंड्स, टू माई फ्रेंड्स। अब बच्चा देखो वोज क्या चीज है? हेल्पिंग वर्ब। नोन है ये क्या चीज है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। और बीच में वेल क्या चीज है? एडवर्ब। तो आप एडवर्ब को हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में बिल्कुल लगा सकते हो। पैसे वो इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसको आप हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी यहाँ पर? क्विकली की। हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 16। इन द गिवन क्वेश्चन ए स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। एक स्टेटमेंट है उसको बेटा कितने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है अभी? 4 में। रीअरेंज ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना? क्या रीअरेंज करना है भाई, इन पूरे के पूरे पार्ट्स को हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स का यूज किसके लिए हो रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा। एंड सून गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड। अब इस हिमसेल्फ का यूज किसके लिए हो रहा है? चेक करना पड़ेगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और जनरल अयूब खान टुक ओवर। अब ये देखो किसी बंदे का नाम है अयूब खान है, ये किसी बंदे का नाम है, उसने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम, जब पाकिस्तान ने फ्रेम कर लिया। अब पाकिस्तान के लिए तो हम इट का यूज करेंगे क्योंकि पाकिस्तान किसी जगह का नाम है। अच्छा अयूब खान के लिए हम किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे क्योंकि ये बंदा है ना। तो जो इट्स वाला पार्ट है वो कहां पर जाएगा? इस पाकिस्तान वाले पार्ट के तुरंत बाद जाएगा। तो इसका मतलब एस के बाद में ओ आ जाएगा, क्योंकि
पाकिस्तान ने फ्रेम किया, क्या फ्रेम किया? कॉन्स्टिट्यूशन। और वो है किसका? अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान जगह है, तो जगह के लिए किसका यूज हुआ? इट का यूज हुआ। हमें इट की सेकंड फॉर्म क्यों चाहिए यहाँ पर? क्योंकि बाद में कोई नाउन दे रखी है। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नाउन है, और नाउन के पहले, अगर किसी नाउन के पहले प्रोनाउन आएगा बेटा, तो फिर वो सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे नाउन लिख देता हूँ, बैग लिख देता हूँ, इस बैग के पहले आई भी है और इस बैग के पहले माई भी है, तो बेटा आपको पता है यहाँ पर माई आएगा, क्योंकि बैग क्या चीज है? नाउन है, और नाउन के पहले अगर प्रोनाउन आएगा तो वो सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है ना? तो एस के बाद में कौन सा जाएगा? ओ जाएगा। एस के बाद ओ। इसके बाद में बेटा देखो, एस के बाद ओ किस में? यहाँ पर तो नहीं है। एस के बाद ओ ये रहा, इसके बाद में एस के बाद ओ नहीं है, एस के बाद ओ, एस के बाद ओ यहाँ पर भी नहीं है। तो बच्चा एस के बाद ओ सिर्फ इस एक में ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और भी देख लो फिर। अयूब खान के बाद में कौन सा वाक्य जाएगा? आर के बाद में कौन सा जाएगा? हिमसेल्फ वाला वाक्य, तो इसका मतलब आर के बाद में पी जाएगा, है ना? आर के बाद में पी जाएगा, तो देखो आर वाला वाक्य पहले है और पी वाला वाक्य बाद में है, क्योंकि इस हिमसेल्फ का यूज ही किसके लिए हो रहा है? इस अयूब खान के लिए हो रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा SORQP। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 17। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज और प्रिविलेज। कल वाले पेपर में भी बेटा ये सवाल आया हुआ था, और प्रिविलेज की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन बेटा बहुत बार पूछा गया शब्द, अनगिनत बार पेपर में पूछा गया ये वर्ड है। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग है इसमें डी, जैसे नॉलेज, बच्चा गड़बड़ी क्या करता है? डी, डी लगा देता है इसमें। जैसे नॉलेज में LEDGE है, नॉलेज है ना? तो वैसे ही बच्चा क्या करता है? LE और GE को देखते ही और बीच में डी लगा देता है, लेकिन प्रिविलेज की स्पेलिंग में डी का यूज नहीं करना, सीधा प्रिविलेज ही हो जाएगा। ठीक है? चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेशनरी। स्टेशनरी बेटा दो शब्द होते हैं, STATIONERY, और एक में है ARY। इसका मतलब होता है बेटा स्टेबल, एक जगह पे टिका हुआ। ठीक है? अच्छा, और स्टेशनरी इसका मतलब होता है वो किताब कॉपी वाली दुकान होती है, वो दुकान जिसमें किताब कॉपी पेन पेंसिल मिलता है, वो ये वाला स्टेशनरी होता है, ई की स्पेलिंग वाला। और कोई चीज जैसे सूर्य अपनी एक जगह पर स्थिर है, मूव करता है, टिका हुआ है, तो सूर्य क्या है? स्टेशनरी है, स्टेबल है। ठीक है ना? अब हमें बताना है बेटा इसका सिनोनिम। तो जो एक जगह पे टिका हुआ है वो कौन होता है? स्टिल होता है बेटा, स्टिल, शांत, स्टिल। जैसे स्टिल वाटर, जैसे स्टिल वाटर, है ना? स्टिल के दो तीन अर्थ होते हैं। एक स्टिल का मतलब, एक तो शांत हो गया, एक स्टिल का मतलब अब भी, स्टिल का मतलब अभी भी या अब भी। एक स्टिल का मतलब होता है शांति, एक स्टिल का मतलब शांति भी होता है ना? तो स्टिल का मतलब अब भी होता है, स्टिल का मतलब शांत भी होता है, स्टिल का मतलब शांति भी होता है। ठीक है ना? मोटाइल, जो मूव कर सकता है, एबल टू मूव, जो चल सकता है, जो मूव कर सकता है, एबल टू मूव। ठीक है? अच्छा, स्विंडल, धोखा। स्विंडल का मतलब धोखा देना, किसी को डिसीव करना, डिसीव करना, किसी को धोखा देना। ठीक है ना? और पोर्टेबल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल रेडियो या पोर्टेबल कोई चीज होती है, वो कैसी होती है? जिसको समथिंग दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक चीज जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं बेटा, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। ठीक है ना? पोर्ट का मतलब ही क्या होता है? पोर्ट होता है किस किस को बोलते हैं पोर्ट करना? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो पोर्ट होता है। ठीक है ना? जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट भी तो इसी से बनाए है ना। ट्रांस का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब ही परिवर्तन होता है, जैसे ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। और पोर्ट का मतलब ले जाना, एक से दूसरी जगह पर ले जाना। और ट्रांस का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक भाषा से दूसरी भाषा में। ठीक है ना? और एक रूप से दूसरे रूप में। ट्रांसफॉर्म है तो एक रूप है वो दूसरा रूप बना दो, ट्रांसलेट है तो एक लैंग्वेज थी उसको दूसरी लैंग्वेज बना दो, ट्रांसपोर्ट है तो एक जगह पर चीज पड़ी थी उसको चला करके दूसरी जगह पर ले जाओ, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिर। ठीक है ना? और जो पोर्ट करने के लायक होती है, जिसको पोर्ट किया जा सकता है, वो पोर्टेबल बन जाता है, फिर वो पोर्टेबल बन जाता है। ठीक है? चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 19। सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। जंबल्ड ऑर्डर का मतलब है बेटा वो ये रीअरेंज करना है हमें, रीअरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, हमें इनको सही क्रम में जमाना पड़ेगा। यहाँ पर इट दे रखा है, यहाँ पर इट दे रखा है, यहाँ पर स्मॉल फैमिली दे रखा है, और यहाँ पर द एडवांटेज दे रखा है।
तो बात किसके बारे में हो रही है, पहले इट वाले सेंटेंस पकड़े या पहले स्मॉल फैमिली वाली बात पकड़े। सबसे पहले जब ए और एन दे रखा है तो ये कौन सी नाउन है, इंडेफिनाइट नाउन है, और इंडेफिनाइट से शुरू करो, फिर आगे वो हो सकता है डेफिनाइट बने ना बने, लेकिन पहले इंडेफिनाइट नाउन से बात शुरू कर लो। बात किससे शुरू हुई है, स्मॉल फैमिली के बारे में, एक छोटे फैमिली के बारे में। कौन सा होता है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, जिसमें 2 बच्चे भी होते हैं। मतलब स्मॉल फैमिली किसको बोलते हैं, जॉइंट नहीं बेटा, जिसमें चाचा जी भी है, चाची भी साथ में, 5-4 भाभियां भी है, दादाजी भी है, वो नहीं। स्मॉल फैमिली मम्मी पापा है और जिसमें ज्यादा से ज्यादा उनके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो अपना सी से शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सी वाले ऑप्शन कितने हैं बच्चा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये बनेगा और या फिर ये बनेगा। अब देखो, इसी ऑल्सो दे रखा है, ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब है इसने इस चीज को, इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, इट का यूज किसके लिए हो रहा है, फैमिली के लिए। इट का यूज किसके लिए हो रहा है, फैमिली के लिए। अगर ये यहाँ पर कोई आदमी होता तो ही लगा देते, औरत होता तो शी लगा देते, लेकिन फैमिली है तो इसके लिए इट लगा देंगे। अब इसने इस फैमिली को और ज्यादा, ऑल्सो का मतलब ही और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज कॉल्ड, इस स्मॉल फैमिली को कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है ना। तो सी के बाद में बेटा अपना कौन सा जाएगा, ए चला जाएगा। तो सी के बाद में ए वाला यही ऑप्शन है, बस ज्यादा दिमागी मत लगो। इसके बाद में एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली, न्यूमर्स एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है, और इसमें देखो इसने एक पर्टिकुलर बता दिया। यहां तो बता रखा है बहुत सारे फायदे हैं, और इस वाक्य में इसने पर्टिकुलर एक फायदा बता दिया। क्या बता दिया, इट इज गुड, अच्छी बात है, टू बी इन स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली में अच्छी बात है, क्योंकि अब इसका ये फायदा बता दिया, ये रहा कि क्या हो सकता है, देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है वो बेटर तरीके से हो सकता है। तो ये बहुत सारे जो एडवांटेज है ना, उनमें से ये वाला एक एडवांटेज है, ठीक है। तो बच्चा सी ए डी बी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर अपना है 20। क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। किसी भी सेंटेंस को कितने पार्ट में बांट रखा है, 4 में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, कोई सेंटेंस है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। तो आर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्विजिन। क्विजिन किसको बोलते हैं अभी, भोजन को, लोकल क्विजिन वहां का स्थानीय भोजन, ठीक है। तो आर फैमिली प्लानिंग, हमारी परिवार है वो प्लान कर रहे हैं ट्रिप टू यूरोप, यूरोप की कब, नेक्स्ट समर। नेक्स्ट समर का मतलब अगले समर में, अगली गर्मियों में। तो वी शुड विजिट, हम विजिट करेंगे। तो बेटा जब नेक्स्ट समर की बात हो रही है तो किसका यूज करेंगे, या तो शैल का और या फिर विल का। किसके साथ, किसके साथ, इस वी के साथ। तो वी के साथ आपको विल और शैल का यूज करना चाहिए, शुड का यूज नहीं करना चाहिए। जहां पर हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे सेवरल फेमस लैंडमार्क्स, बहुत सारे फेमस लैंडमार्क्स का, और हम वहां के लोकल क्विजिन है उसको एंजॉय भी करेंगे। तो आंसर किस में बन जाएगा, वी के साथ शुड वाला पार्ट कहां पर है, वी के साथ जिसमें शुड दे रखा हो बेटा, ये रहा वी के साथ शुड वाला पार्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर शैल विल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई। तो 21 का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन आ गया, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब 500 क्वेश्चन इसी एक में क्लोज टेस्ट में मिल जाएंगे भाई। तो अमेरिकन से बिन आर्ग्यूइंग, अमेरिकन लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किसके बारे में, पेंडेमिक के बारे में। और पेंडेमिक की क्या चीज है जिसके बारे में वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं भाई, हैंडीकैप के बारे में, इनटेम्परेंस के बारे में, रिस्ट्रिक्शन के मामले में, या फिर एडवांटेज के मामले में। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार आगे बढ़ते हैं फिर वापिस आएंगे इस पर, एक बार आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं पहले। तो फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से, 2 सालों से क्या हो रखा है पेंडेमिक के दौरान, ये बाद में देखेंगे। एंड द डिबेट इज, डिबेट इस बारे में पर्टिकुलरली फ्रॉड, जो डरा रही है, परेशान कर रही है, अमंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को, स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के माता पिता, फॉर गुड रीजन, और इसके पीछे अच्छे कारण भी है, उनके डरने के अच्छे कारण भी है। वाइल, जबकि, सच एज, सच एज का मतलब होता है एग्जाम्पल, सच एज जब भी आप लिखोगे ना तो इसके बाद में एग्जाम्पल दिया जाएगा, कौन सी चीज का एग्जाम्पल, इधर वाली चीज का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आगे उदाहरण में क्या लिखा है इसने, मास्किंग, मास्क पहनना, एंड आइसोलेशन, जिसको अपने क्वारंटाइन करना बोलते थे। आइसोलेट का मतलब भी अकेला छोड़ देना, और क्वारंटाइन करने का मतलब भी अकेला छोड़ देना। तो ये उदाहरण है, ये उदाहरण है किस चीज के उदाहरण है भाई, ये स्लगिशनेस के एक, मॉडल्स के एक, मेजर्स के एक, ब्रांडिंग्स के। ये मेजर्स है ना, ये कदम उठाए गए थे, ये मेजर्स लिए गए थे, स्टेप्स लिए गए थे, ये स्टेप्स लिए गए थे, है ना। स्टेप्स, स्टेप्स या मेजर्स, कौन से, कौन से, उदाहरण के लिए कौन से कदम, कौन से कदम,
जैसे मास्क पहनना या फिर क्वारंटाइन कर देना, आइसोलेशन का मतलब क्वारंटाइन कर देना, मीन इसका मतलब है टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट होना, लेकिन परमानेंट या टेम्परेरी, टेम्परेरी या फिर इनकन्वीनियंस होना, एज विद होना फॉर मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के लिए। दियर उनके, अब क्या चीज है भाई उनकी, देयर देयर डिसअप्रूवल, फाउंडेशंस, मार्जिनलाइजेशन और कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखते हैं क्या चीज है। देयर फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस। अब देयर का यूज किसके लिए हो रहा है भाई यहाँ पर, देयर का यूज किसके लिए हो रहा है यहाँ पर, देखो ये देयर लिखा हुआ, तो प्लूरल क्या चीज आई थी, वो मेजर्स, वो जो कदम थे वो मेजर एक ही था या मेजर्स थे, कदम थे, कदम थे। क्योंकि कदम देखो आगे कितने बता रखे, मास्किंग, मास्क पहनना या आइसोलेट करना, तो ये एक से ज्यादा हो गए ना। तो उन कदमों से देयर का यूज हो रहा है, उन कदमों से या जो स्टेप्स लिए गए उनके, उन कदमों से क्या निकल रहा है, डिसअप्रूवल हो रहा है, या मतलब फाउंडेशन आ रही है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, या उनके परिणाम निकल रहे हैं, उनके परिणाम निकल रहे हैं। तो यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा हमें, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। तो उनके परिणाम यहां पर क्या हो जाएगा, उनके परिणाम यहां पर हो जाएगा, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। फॉर डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन, कौन से यंग चिल्ड्रन के लिए, जो स्टिल डेवलप कर रहे हैं, अभी भी डेवलप कर रहे हैं। आर मोर मिस्टीरियस, ज्यादा मिस्टीरियस है, वो जो परिणाम है वो ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट, और वो ज्यादा सिग्निफिकेंट भी है, और लास्टिंग भी है, वो लंबे टाइम तक चलने वाली है। जो उन बच्चों पर जो परिणाम पड़ेंगे ना, उनका प्रभाव पड़ेगा, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। चलो पहले अगला क्वेश्चन निकाल लूं मैं एक बार, क्या दे रखा है, चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर, बच्चे जिनमें स्पीच का या लैंग्वेज का डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है तो गड़बड़ी है, सही है, ऑर्डर में है तो सही है, डिसऑर्डर है तो उनको कोई बीमारी है, किस चीज की, स्पीच की, बोलने की। ऑफर परहैप्स द एग्जांपल ऑफ दीज मर्की ट्रेड ऑफ्स, मर्की मतलब गंदे, ट्रेड ऑफ बैलेंस या संतुलन। तो बच्चे क्या कर रहे हैं अब, इसका क्लियरेस्ट, नेबुलस, वैग और इनडिस्टिंक्ट। तो यहां पर देखो क्या लगा रखा है, दे के बाद में डिग्री कौन सी आएगी, सुपरलेटिव। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का तो बेटा शब्द ही एक ही है बस, और कोई शब्द ही नहीं है ना। तो बच्चे क्या चीज है इसका, बच्चे जिनको बोलने की प्रॉब्लम है, बोलने में कोई ना कोई गड़बड़ी है, बीमारी है जिनके, तो वो बेस्ट एग्जांपल है किस चीज के, उनके साथ सबसे ज्यादा पंगा हो रहा है इस मर्की ट्रेड ऑफ का। मर्की मतलब गंदा, और ट्रेड ऑफ का मतलब हम जो कुछ काम कर रहे हैं कि दो अपोजिट्स, अच्छी चीज है बुरी चीज है, उनके बीच में जो हम संतुलन बना रहे होते हैं ना, उसको ट्रेड ऑफ करना बोलते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब कोई दो चीजों के बीच में बैलेंस बनवाना और बनाना, और वो दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, उसको ट्रेड ऑफ करना बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला भी क्वेश्चन 25 नंबर में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चा क्या दे रखा है, दे रखा है इसने पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस। पेंडेमिक में क्या लगाया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। लो भाई आपके पहले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। पेंडेमिक में क्या लगाए गए थे, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, पाबंदियां लगाई गई थी। ये लो भैया, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस कितने टाइम के लिए, 2 साल तक। तो ये देखो आपका आंसर आ गया। पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस, पेंडेमिक के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो वेरी करते हैं, सेम है अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग करने को वेरी करना बोलते हैं। अगर कोई बॉलर बॉल फेंकता है और वो अलग अलग पर, कभी यॉर्कर फेंकता है, कभी लेग कटर, कभी इन स्विंगर, आउट स्विंगर, तो उसकी बॉलिंग में क्या है, वेरिएशन है। और वो वेरिएशन शब्द किससे बना है, वेरी से तो बना है ना। तो जो पेंडेमिक के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो वेरी करते हैं, किसके द्वारा, हर स्टेट में अलग है, काउंटी में अलग है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट में अलग है। बट आई स्पोक विद पेरेंट्स, लेकिन मैंने पेरेंट्स से बातचीत करी, कहाँ के, कैलिफोर्निया के, न्यूयॉर्क के, मैसाचुसेट्स के, वॉशिंगटन के, न्यू जर्सी के, ठीक है ना, और यूवा के, एंड मेरीलैंड के। उन्होंने क्या बोला मुझे पेरेंट्स ने, देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी, कि उनके बच्चों की जो स्पीच थेरेपी है, हैज बीन, वो क्या कर गई है भाई, रेगुलर हो गई है, एक नॉर्मल हो गई है, एक मेजर्ड हो गई है, एक डिसरप्ट कर गई है। वो क्या कर गई, अभी उन बच्चों का जो इलाज चल रहा है, स्पीच, उनके स्पीच में डिसऑर्डर था, दे रखा है ना, उनके स्पीच में डिसऑर्डर है, उनकी स्पीच में कुछ बीमारी है, तो इसके लिए इलाज भी चल रहा है, थेरेपी भी चल रही है। तो उनकी थेरेपी में कोई फर्क पड़ा है, नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, क्या हुआ है। तो आगे देखते हैं। पहले फर्स्ट बाय द लॉस, सबसे पहले तो क्या हो गया, उनको नुकसान हुआ किस चीज का, इन पर्सन थेरेपी, कि अब वो इलाज नहीं करवा सकते। इन पर्सन मतलब 1 to 1, आमने सामने बैठ करके, क्योंकि बाहर निकलना तो बंद कर रखा है। और या फिर किसके द्वारा, बाई मास्किंग रिक्वायरमेंट्स, या किस चीज को जरूरी कर दिया गया है, मास्क लगाना। अब मास्क लगा के जब जब आपको बोलना है,
तो फिर वो तो दिक्कत होगी, क्योंकि बोलने के लिए मुंह पर पट्टी बांध दी जाए कपड़ा, तो कैसे बोल पाओगे। तो अब बताओ ये अच्छा हो रहा है, कोई इलाज में अच्छी बात हो रही है कि इलाज में बाधा पहुंच रही है, बाधा पहुंच रही है, और बाधा पहुंचाने को क्या बोलते हैं, डिसरप्ट करना। डिसरप्ट करने का मतलब होता है बाधा डालना। तो उन बच्चों के पेरेंट्स, चिल्ड्रंस के बच्चों के माँ बाप क्या बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन की जो स्पीच थेरेपी है ना, बच्चों की स्पीच थेरेपी, वो हैज बीन डिसरप्ट, उसमें व्यवधान पड़ा है। किसकी वजह से, एक तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के वो इलाज नहीं करवा सकते, इस बात का उनको लॉस हो गया, और दूसरा देन बाई मास्किंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मास्क की रिक्वायरमेंट है वहां पर, ठीक है ना। तो ये वही हमारा आज का सॉल्यूशन हो गया। अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, बढ़िया से अच्छे से मेहनत करते रहिए और शानदार वाला रिजल्ट प्रोड्यूस करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ।